फैक्ट्री में छापा पड़ चुका था और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। अपने ऑफिस में बैठे महेश्वर दयाल ऊंची साख वाले लोगों को फोन लगा रहे थे। अरे यह कौन है? इसको मेरे बारे में पता नहीं है क्या? मेरी कमिश्नर से बात करवाओ और छापे को यहीं रुकवाओ। महेश्वर दयाल फोन पर कर ही रहे थे कि सामने से जोरदार झटके से दरवाजा खुला। सामने से सादी वर्दी में लोगों को देखकर उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम्हें थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। महेश्वर दयाल की पत्नी मिसेस इंदिरा भी साथ ही बैठी हुई थी। सामने सादी वर्दी में खड़े आदमियों ने कहा, हम लोग सीबीआई से हैं। कोई पुलिस नहीं जिसे तुम अपनी जेब में रख सको। यह सुनते ही महेश्वर दयाल झटके से उठ खड़े हुए। उनकी पत्नी ने कहा, बोलो कितना पैसा चाहिए? चुटकियों में हाजिर कर दूंगी। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, अच्छा पैसे का राव, रुको पहले इनसे मिलो। यह कहकर सभी ऑफिसर दाएं बाएं खड़े हो गए और बीच में रास्ता छोड़ दिया। और तभी दरवाजे से ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक लेडी ऑफिसर अंदर आई और हाथ बांधकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर पति पत्नी के होश उड़ गए। मिसेस इंदिरा ने कहा, तुम यहाँ कैसे? तब बाकी ऑफिसर ने कहा, यह डीएसपी संजना मेहरा है। डीएसपी संजना मेहरा ने इंदिरा जी से कहा, तुम्हारी काली करतूतों का एक एक सबूत मेरे पास है। और यह कहकर उसने महेश्वर दयाल का कॉलर पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। मिसेस इंदिरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लेडी सीबीआई ऑफिसर है। आखिर ये कौन थी? यह सीबीआई ऑफिसर है और महेश्वर दयाल ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनकी फैक्ट्री पर सीबीआई की रेड पड़ी थी? दोनों पति पत्नी उसे देखकर हक्के बक्के क्यों रह गए? कहानी के अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानव दयाल अपने घर के बाहर बाइक स्टार्ट कर रहा था और बाइक काफ़ी किक करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। लोन में बैठे उनके माता पिता ने आवाज़ देकर कहा, इतनी सारी गाड़ियों के होते हुए बाइक से कॉलेज क्यों जाते हो? हमारी इज्जत की तो तुमने तो धज्जियाँ उड़ा रखी है। मानव ने बाहर से ही कहा, क्योंकि यह बाइक मेरी पहली कमाई की है। मानव के पिता महेश्वर दयाल ने कहा, इसको तुम कमाई कहते हो? अरे इससे ज़्यादा तो तुम्हारी माँ मिनटों में सोने के जेवर खरीदने में खर्च कर दिया करती है। इस बात को सुनकर मानव अंदर आया और बोला, पापा मुझे अपनी मेहनत की कमाई से ही आगे बढ़ना है और मुझे उसमें आपकी एक पाई भी नहीं चाहिए। तो मानव के पिता ने कहा, अगर ऐसा है तो बेटा, तो आज तक हमने तुम पर जितना खर्चा किया है वापस कर दो। यह सुनकर मानव गुस्से में बाइक को पैदल ही खींचता हुआ ले गया। मानव दयाल महेश्वर दयाल का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता ने उसे बहुत नाजों से पाला था। यूं तो महेश्वर दयाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह दो फैक्ट्री के मालिक थे और उनकी पत्नी इंदिरा को पैसे का बहुत घमंड था। फैक्ट्री के काम में वह भी अपनी सलाह दिया करती थी और फैक्ट्री के काफ़ी काम उनके देखरेख में होते थे। बेटे के घर से गुस्से से जाने के बाद महेश्वर दयाल ने कहा, इंदिरा हमारे पास इतना पैसा है लेकिन हमारा यह सुपुत्र उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। पति की बात सुनकर मिसेस इंदिरा ने कहा, अरे जब कहीं कुछ हासिल नहीं होगा तो यह सारी बातें भूल जाएगा। अभी जवान उम्र का नया नया जोश है, मन की कर लेने दीजिए। कहकर मिसेस इंदिरा मुस्कुराने लगी। तब महेश्वर दयाल ने कहा, लेकिन इंदिरा यह जवान उम्र हमेशा टिकती नहीं है, इसकी शादी भी तो करनी है। अगर ऐसा ही रहा तो कभी इसकी शादी नहीं हो पाएगी। वैसे भी मुझे इसको ज़्यादा पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों फैक्ट्रियाँ संभाले। तब मिसेज इंदिरा बोली कि आपकी बात तो सही है, आखिर मानव को पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है? जितना पढ़ लिया बहुत है, अब तो किसी नामी खानदान की बहू तलाशनी चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच मानव को लेकर हमेशा ऐसी ही बातें होती थी, लेकिन मानव पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। उसे अपने पिता की दोनों फैक्ट्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि वह कभी भी अपने पिता की फैक्ट्री में कदम नहीं रखेगा। उसकी माँ ने कई बार इसका कारण पूछा, लेकिन वह हमेशा टाल गया। मानव बाइक को खींचकर मैकेनिक तक लेकर पहुंच गया था और वहां उसकी सर्विस करवा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके दोस्त का फ़ोन आया। कहाँ है यार मानव, तू अभी तक नहीं आया कॉलेज के लिए? देर हो रही है। तब मानव ने कहा, यार
लास्ट मोमेंट पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, बस यहीं खड़ा इसकी सर्विस करवा रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, भाई तू नहीं सुधरेगा। जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अपनी 4 गाड़ियों में से कोई सी भी एक ले आता। मानव ने गुस्से में अपने दोस्त से कहा, वह 4 गाड़ियां मेरी नहीं बल्कि मेरे बाप की कमाई की है। उसके दोस्त ने उसे जल्दी आने को कहकर फोन काट दिया। जाने मानव के मन में अपने पिता के प्रति ऐसा क्यों था। इसी तरह इन लोगों के दिन बीत रहे थे कि एक बार महेश्वर दयाल के एक दोस्त ने मानव का हाथ अपनी बेटी के लिए मांग लिया। यह सुनकर महेश्वर दयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके दोस्त का भी बहुत अच्छा कारोबार था और वह करोड़ों की जमीन जायदाद के मालिक थे। मिसेज इंदिरा तो मानव के आने का इंतजार कर रही थी। इस रिश्ते के लिए वह जल्दी से मानव की स्वीकृति चाहती थी। मानव जैसे ही शाम को घर आया तो कमरे में जाते हुए मानव को मिसेज इंदिरा ने उसे आवाज देकर रोक लिया। मानव ने पलटकर गुस्से में कहा, मम्मी अभी तो घर में आया हूँ और अभी अभी आप मुझे आवाज देने लगे। साथ ही बैठे महेश्वर दयाल ने कहा, ऊंचे सुर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने बात कहने को बुलाया है तो बैठकर बात सुनो। महेश्वर दयाल का गुस्सा देखकर मानव चुपचाप आया और वहीं सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। मिसेज इंदिरा ने मानव से कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी का रिश्ता आया है। यह सुनकर मानव उन्हें घूरने लगा और बोला, मैंने अभी किया ही क्या है, मेरा कॉलेज भी अभी पूरा नहीं हुआ और आप मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। महेश्वर दयाल ने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी हैसियत तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाले उन लड़कों से भी कई गुना ज्यादा है जिनको बाइक पर बैठाकर तुम घूमते फिरते हो। मानव ने कहा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और यह मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। मानव मना कर रहा था लेकिन उसके माता पिता सुनने को तैयार ही नहीं थे। मानव ने साफ साफ कह दिया, अगर मेरी शादी करनी है तो किसी अनपढ़ लड़की से कर दो जो कम से कम मुझे अपने अमीर होने का रौब ना दिखाए। यह सुनकर महेश्वर दयाल तिलमिला उठे और उठकर मानव से कहा, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी शादी उसी से होगी जो हैसियत में हमारे बराबर होगी। मानव उठकर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसे पता था कि उसके माता पिता उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के उस रईस लड़की से कर देंगे। मानव अब इस रिश्ते से बचने का इलाज ढूंढ रहा था। अगले दिन महेश्वर दयाल ने अपने दोस्त को उनके परिवार के साथ अपने घर खाने पर बुला लिया था। मानव भी तभी घर आया और उन लोगों को अचानक घर पर देखकर उसने अपना गुस्सा मन में दबा लिया। लड़की अकेले में मानव से बात करना चाहती थी तो महेश्वर दयाल ने मानव से अकेले में लड़की से बात करने को कहा, लेकिन उन्होंने मानव से साफ साफ कह दिया कि कोई भी ऐसी वैसी बात ना करे कि जिससे इस रिश्ते पर फर्क पड़े, क्योंकि यह रिश्ता तो होकर रहेगा। जब मानव को उस लड़की के साथ अकेला छोड़ा गया तो उस लड़की की ऊंची ऊंची बातें सुन मानव का मन और भी खराब हो गया। जब महेश्वर दयाल के दोस्त का परिवार वापस गया तब उसके बाद महेश्वर दयाल ने मानव को पास बुलाया और कहा, तुमने लड़की से अच्छे से तो बात की थी ना? तो मानव ने गुस्से में कहा, इस लड़की में पसंद करने लायक है ही क्या? पढ़ाई का तो इसे शौक नहीं है और घर का काम का इसको आता नहीं है, बल्कि इसे तो बाप के पैसे पर उछलना आता है। मुझे तो घरेलू सीधी सादी लड़की चाहिए थी और उसके साथ 2 रोटी सुकून की चाहिए। ये सुनकर महेश्वर दयाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने मानव को थप्पड़ मारकर कहा, खबरदार, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाले। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनका फोन बज उठा। देखा तो उनके फोन दोस्त की कॉल आ रही थी। वह फोन पर बात करते हुए बाहर चले गए। उनके दोस्त ने मानव की रजामंदी पूछी थी और महेश्वर दयाल ने भी कह दिया कि मानव तो अपने माता पिता की पसंद में ही खुश है। यह कोरा झूठ उन्होंने बेहिचक होकर बोल दिया था और मानव ने यह सुन लिया था। उसने सुन लिया था कि 3 दिन बाद उसका रोका होने जा रहा है। यह सुनकर मानव की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई थी। अगले दिन जब शाम को महेश्वर दयाल फैक्ट्री से आकर पत्नी के साथ बैठे चाय पी रहे थे तभी मानव आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर तिलक और गले में माला थी। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरत से खड़े हुए और महेश्वर दयाल ने चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या है। तब मानव ने पीछे देखकर कहा, रूपाली अंदर आ जाओ। पीछे से दुल्हन बनी एक लड़की गले में वरमाला पहने चली आ रही थी। उसे देखकर दोनों पति पत्नी इतने हैरान थे कि उनका मुंह खुला ही रह गया और जिसका डर था वही हुआ। मानव ने कहा कि यह रूपाली है
और मैंने इससे शादी कर ली है। यह सुनकर मिसेज इंदिरा भौचक्की रह गई। महेश्वर दयाल ने जोरदार आवाज में पूछा, कौन है यह और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐरी गरी लड़की से शादी करने की? मानव ने कहा, मुझे आपकी पसंद पर भरोसा नहीं था, लेकिन यह मेरी पसंद है। यह लड़की एक बेहद मामूली परिवार की है और यह मेरे साथ तब भी रहेगी जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हर मुश्किल हालात में यह रिश्ता निभाएगी। यह सुनकर महेश्वर दयाल ने आगे बढ़कर मानव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मानव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपने पिता से गुस्से में कहा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहाँ से चलो रूपाली। यह कहकर मानव ने रूपाली का हाथ पकड़ा और घर से बाहर जाने लगा। यह देखकर मिसेज इंदिरा ने भागकर मानव का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मानव, अगर तुम अचानक से हमारे सामने बहू लाकर खड़े कर दोगे तो हमारा व्यवहार तो ऐसा ही होगा। फिर इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें यह लड़की पसंद थी तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो, मैं आरती का थाल लेकर आती हूँ। यह कहकर मिसेज इंदिरा आरती की थाली लगाने के लिए जाने लगी तो महेश्वर दयाल ने गुस्से में कहा, क्यों रोक रही हो इसे? चले जाने दो। कुछ दिन बाहर रहेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन मिसेज इंदिरा ने उनकी बात को अनसुना किया और अंदर चली गई। महेश्वर दयाल भी गुस्से में उनके पीछे पीछे चल दिए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसने हमारे बिना इजाजत के इतना बड़ा कदम उठा लिया और अब तुम मेरी बिना इजाजत की इसकी आरती उतारने जा रही हो। मैं इसी वक्त इसे घर से निकाल दूंगा। अब इसकी घर में कोई जगह नहीं है। तब मिसेज इंदिरा ने कहा, आपको क्या लगता है कि यह मैं खुशी से कर रही हूँ? ऐसा नहीं है। यह मैं इसलिए कर रही हूँ कि मानव हमारा इकलौता बेटा है और वह घर में ही रहे। अगर वह घर से चला जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। रही इस लड़की की बात, तो कुछ दिन में ये अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगी। मुझे पता है कि ये लड़की हमारी दौलत देखकर आई है, बस यही बात मानव को समझनी है। मिस्टर इंदिरा की बात सुनकर महेश्वर दयाल अब थोड़े ठंडे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, परसों इसका रोका होने वाला था और आज इसने ऐसा कदम उठा दिया। सोचो अब मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। वो लोग इस लड़की के परिवार की तरह नहीं हैं। वह तो एक बड़ा खानदान है, उनका कितना अपमान होगा जरा सोचो। मिसेज इंदिरा ने कहा, देखिए, इस समय तो बात को संभालना ही होगा, वरना बेटा हाथ से चला जाएगा। शुक्र है कि इसने ये रोके से पहले ही कर दिया, कहीं शादी के एक दिन पहले करता तो कितनी बदनामी होती। महेश्वर दयाल की बात सुनकर खामोश थे। बाहर आकर मिसेज इंदिरा ने बहू बेटे की आरती उतारी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस लोटे में पैर लगाकर अंदर आओ। मानव और रूपाली ने उनके पैर छुए और रूपाली अंदर आ गई। मानव ने माँ के गले लगकर कहा, मम्मी, आप ही मुझे समझती हैं। अगर आप नहीं रोकती तो मैं सच में रूपाली को लेकर चला जाता। मिसेज इंदिरा ने प्यार से मानव के सिर पर हाथ फेरकर कहा, मैं तुझे अपनी नज़रों से कभी भी दूर जाने नहीं दूंगी। और यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकालकर बहू के हाथ में पहनाते हुए कहा, बेटा, मुझे यह चूड़ियाँ मेरी सास ने पहनाई थी और अब इस घर की बहू होने के नाते इस पर तुम्हारा हक बनता है। यह देखकर मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इंदिरा जी ने जब बहू के हाथ में चूड़ी पहनाई तो उसने झुककर झट से उनके पैर छू लिए। इंदिरा जी ने मानव से कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में पापा मान जाएंगे। यह सब उनके ऊपर का गुस्सा है, अंदर से तो वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस बात को सुनकर मानव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसके बाद इंदिरा जी ने दोनों से कहा कि तुम जाकर आराम करो और बहू, तुम दोनों सुबह उठकर मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान का आशीर्वाद ले लेना और फिर घर आकर अपने हाथ से कुछ मीठा बना देना। इतनी सारी बातें करके इंदिरा जी ने मानव का भरोसा जीत लिया था कि रूपाली को बहू के रूप में उनकी स्वीकृति मिल गई है। रात को मानव ने अपनी माँ से अकेले में कहा, माँ, रूपाली घर का सारा काम जानती है और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। आप इस पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर देखिएगा। लेकिन यह अपने घर में कमज़ोर हालातों के कारण ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई है और केवल 12वीं पास है। हिंदी मीडियम से पढ़े होने के कारण ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती है। बस आप ध्यान रखना इन बातों के कारण इसे घर में नीचा ना देखना पड़े और कोई इसका अपमान ना करे। इंदिरा जी ने कहा, बेटा, तेरे प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी की जा सकती है
और अब हमारे घर में आ गई है तो वह भी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा। मानव ने कहा, मैं जानता हूँ आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस घर में एक ऐसा इंसान है जो किसी को छोड़ता नहीं है, और आप जानती हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी ने कहा, इतना मत सोचो और जाकर आराम करो। मानव माँ के पास से उठकर अपने कमरे में चला गया था। अंदर जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद करके रूपाली से कहा, रूपाली तुम वहाँ बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। यह सब अचानक हुआ है और शायद जिसमें तुम्हारी मर्जी भी नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। दरअसल रूपाली मानव के दोस्त की बहन थी। कुछ दिन से मानव का दोस्त बहुत परेशान चल रहा था, और जब मानव ने उससे बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछी तब उसने कहा, मेरी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कब से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर आकर बात खत्म हो जाती है। पापा बीमार रहते हैं और जल्दी से उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कम पढ़ाई की कमी के कारण रिश्ता नहीं बन पा रहा है और हम ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते। मानव, जो कि खुद भी मन ही मन परेशान था और 2 दिन में होने वाले रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसने झट से अपने दोस्त से कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो, वरना नहीं। ये सुनकर उसका दोस्त खुशी से उसके गले लग गया था। मानव ने उसके घर जाकर उसके पिता से तुरंत शादी के लिए कहा, लेकिन उसके पिता मान नहीं रहे थे। वह जानते थे कि मानव एक बहुत बड़े रईस परिवार का बेटा है, लेकिन मानव ने उन्हें मना लिया। उन्हें भी मानव की बातें अच्छी लगी और मानव ने अगले दिन शादी कर ली। अगले दिन रूपाली सुबह जल्दी ही उठ गई और नहा धोकर पूजा करने के बाद किचन में गई, जहां उसकी सास नौकरों को नाश्ते का मेनू समझा रही थी। उसे देखते ही सास ने कहा, चलो तुम्हें मंदिर ले चलती हूँ। रूपाली ने कहा, मम्मी जी मैं मानव को भी बुला लेती हूँ। लेकिन इंदिरा जी ने बेहद रूखेपन से कहा, मानव की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही चलो। रूपाली हैरान थी, क्योंकि इस तरह की पूजा में तो युगल ही एक साथ पूजा करते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपनी सास के साथ मंदिर चली गई। मंदिर थोड़ी ही दूर पर था, लेकिन फिर भी सास उसे कार में लेकर गई। कार में बैठकर इंदिरा जी ने रूपाली से कहा, मानव कह रहा था कि तुम ज्यादा पढ़ी नहीं हो, तो मैं यह चाहूंगी कभी कोई घर में आए तो तुम उसके सामने अपना मुंह ना खोलो। रूपाली सास के यह शब्द सुनकर फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसके पति ने यह बातें उसकी सास से कही है। इंदिरा जी साफ तौर पर देख रही थी कि रूपाली का चेहरा उतर गया था और वह यही चाहती थी। मंदिर से आकर इंदिरा जी ने रूपाली से हलवा बनाने के लिए बोला और खुद आराम करने के लिए चली गईं। रूपाली किचन में जाकर हलवा बना रही थी और मानव नहा धोकर किचन में आ पहुंचा था। उसने रूपाली से कहा, अच्छा तो हलवा बन रहा है। रूपाली ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मानव ने उसके आंसू देखे तो उससे कहा कि रो क्यों रही हो, क्या किसी ने कुछ कहा? तब रूपाली ने वही बात मानव से कही और कहा कि तुमने माँ से कह दिया कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे बात करना भी नहीं आता। मानव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह सीधा अपनी माँ के कमरे में जा पहुंचा और बोला, आपने रूपाली से क्या कहा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो मैंने आपको कहा कि वह आपने उसे क्यों कहा? इंदिरा जी को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा कि किसी के सामने ज्यादा बात ना करे। इसमें क्या गलत है? घर की नई नवेली बहू किसी के सामने ज्यादा बोलेगी तो लोग क्या कहेंगे? अब इसने उसे पढ़ाई लिखाई से जोड़ दिया तो मेरी कोई गलती नहीं है। मानव को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप वापस किचन में आया और रूपाली को समझा कर बोला, रूपाली माँ तुमसे वैसे नहीं कह रही थी, उनकी बात का बुरा मत मानना। एक वही है जो घर में हमको समझती हैं। रूपाली अपने आंसू पोंछकर चुपचाप अपने काम में लगी रही। इसके बाद मानव अपने कॉलेज के लिए निकल गया और रूपाली से कह गया कि कोई ज़रूरत हो तो माँ से कहे, नहीं तो मुझे फ़ोन कर दे। मानव के जाने के बाद इंदिरा जी ने जाकर रूपाली से कहा, तू अनपढ़ है तो क्या सोचती है? कुछ टुटका करके मेरे बेटे का दिमाग घुमा सकती है? अरे मेरा बेटा मेरे पल्लू से बंधा है। मुझे पता है तू यहाँ पैसे के लिए आई है। कुछ दिनों में तुझे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। इंदिरा जी के फोन पर महेश्वर दयाल का फोन आया और उन्होंने कहा कि आज उनके वही दोस्त दोपहर के खाने पर आ रहे हैं।
इंदिरा जी ने तुरंत जाकर रूपाली से कहा, 2-4 अच्छी अच्छी सब्जियां बना दे, साथ में सलाद, रायता और नॉन वेज बना दे। और हाँ, साथ में गुलाब जामुन बनाना मत भूलना। इंदिरा जी ने रूपाली को इतने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया था और नौकर को छुट्टी दे दी थी। रूपाली फटी आंखों से अपनी सास को देख रही थी कि इतना सारा खाना वह अकेले कैसे बनाएगी। सास के जाते ही रूपाली तुरंत फिर से सब्जियां निकालकर खाने की तैयारी में लग गई। 3 घंटे बाद उसने अपनी सास के कहे अनुसार 4 सब्जियां, सलाद, रायता और मीठे में खीर बनाकर रख दी। जैसे ही महेश्वर दयाल जी के दोस्त और उनकी बेटी घर आए तो इंदिरा जी ने रूपाली को चाय नाश्ता तैयार करने के लिए कहा। रूपाली ने कुछ ही देर में चाय के साथ कई तरह के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर दिए। इंदिरा जी यह देखकर हैरान थी। सबको नाश्ता देकर रूपाली किचन में जाकर बाकी के काम कर रही थी। तब इंदिरा जी ने पानी के लिए आवाज लगाई। वह बाहर पानी लेकर आ ही रही थी कि महेश्वर दयाल जी के दोस्त ने पूछ लिया, यह कौन है? आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? तो इंदिरा जी ने कहा, नहीं नहीं, यह हमारी नई मेड है। यह सब कुछ इसी ने तो बनाया है। तब तक रूपाली पानी की ट्रे हाथ में लिए वहां आकर खड़ी हो चुकी थी। उस समय महेश्वर दयाल के दोस्त ने कहा, यार महेश्वर, तेरी यह नई मेड तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे लिए भी एक ऐसी मेड का इंतजाम कर दो। रूपाली यह बात सुनकर सन्न रह गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप ट्रे वहां रखकर किचन में चली गई, लेकिन उसके आंसू महेश्वर दयाल के दोस्त ने देख लिए। उन्होंने कहा, यह कुछ परेशान लगती है, मैंने देखा कि इसकी आंख में आंसू आ रहे थे। तब इंदिरा जी ने कहा, अरे इसका पति दूसरे शहर में नौकरी करने गया था और वहां से उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है, इसीलिए यह परेशान रहती है। वैसे भी इसकी नई नई शादी थी। यह बात सुनकर उस दोस्त ने अफसोस जताया। महेश्वर दयाल ने अपनी उस दोस्त से कहा, यार मेरे बेटे का अभी कॉलेज चल रहा है और वह कहता है कि कॉलेज पूरा करने पर शादी करेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो इसके कॉलेज के पूरा होने तक रुक जाओ। रूपाली ने यह बात भी अंदर से सुन ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परिवार में क्या चल रहा है। रात को महेश्वर दयाल कुछ परेशान लग रहे थे तो इंदिरा जी ने कहा, इतने परेशान क्यों हो? इधर से उधर क्यों टहल रहे हो तुम? महेश्वर दयाल ने कहा, अरे फैक्ट्री में जितना भी रॉ मटेरियल आता है उसका पूरा हिसाब लिखा नहीं जाता है, क्योंकि इससे टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। उधर रात में काम करने वाले मजदूर अब कह रहे हैं कि मैं रात में काम नहीं करेंगे। इंदिरा, इनके रात में काम करने से ही ज़्यादा फायदा होता है। वह सारे माल का कोई बिल नहीं बनाना पड़ता और 100% प्रॉफिट होता है। और मेरी चिंता की वजह है दूसरी फैक्ट्री में चल रहे काम को लेकर। जो काम रात को चोरी छुपे किया जा रहा है उसका पता कुछ और लोगों को लग गया है। तुमको पता है कि फैक्ट्री में रात को गैर कानूनी काम किया जा रहा है। तब इंदिरा जी ने कहा, जिसे जो पता चलता है चलने दो, हमारी पहुंच तो कमिश्नर तक है, तुम उनसे बात करो और इस आदमी का काम तमाम कर दो। इंदिरा जी ने इतना ही कहा ही था कि महेश्वर दयाल को दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई खड़ा होकर बातें सुन रहा हो। महेश्वर दयाल यह कहते हुए बाहर निकले कि उधर कोई है। इंदिरा जी भी उनके पीछे पीछे बाहर तक आई, लेकिन दोनों को बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। इंदिरा जी ने कहा, अपने घर में कौन हो सकता है? वह अनपढ़ तो अपने कमरे में काम करके सो रही होगी। महेश्वर दयाल ने कहा, हो सकता है मेरा भ्रम हो। यह कहकर दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद इंदिरा जी अपने कमरे से उठकर रूपाली के कमरे में गईं और उसे कहा, एक तो गरीब ऊपर से अनपढ़, शुक्र कर मेरा बेटा तुझे ब्याह लाया, वरना तुझे कोई नहीं पूछता। चल उठकर मेरे और अपने ससुर जी के लिए दूध गर्म करके दे। इंदिरा जी रोज रूपाली का मन दुखा रही थी और वह चुप थी। यही बात इंदिरा जी को खल रही थी कि यह कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अगले दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। रूपाली से खाने में जरा सा नमक तेज हो गया तो इंदिरा जी उसके बाल पकड़कर किचन से बाहर खींचकर ले आई और जबरदस्ती उसके मुंह में सब्जी ठूसने लगी। रूपाली को सांस नहीं आ रही थी और उसकी मदद के लिए मानव भी घर में नहीं था। रूपाली के गले से गूगू की आवाज निकल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इंदिरा जी उसके बाल कसकर पकड़े हुए लगातार उसके मुंह में सब्जी ठूसती जा रही थी। महेश्वर दयाल मुस्कुराते हुए यह अत्याचार देख रहे थे। रूपाली बुरी तरह से खांस रही थी, उसके गले में खाना अटक रहा था।
सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन इंदिरा जी तब रुकी जब सब्जी खत्म हो गई। रूपाली के चेहरे पर सब्जी लगी थी और मिर्च से उसका चेहरा जल रहा था। इंदिरा जी के छोड़ते ही वह तेजी से कमरे में बाथरूम की तरफ भागी। रूपाली ने जाकर सबसे पहले अपना चेहरा धोया और फिर किचन में आकर पानी पिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और पीछे जाकर इंदिरा जी खड़ी सब देख रही थी। रूपाली ने पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो इंदिरा जी ने कहा, सीधा सा जवाब है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। तुझे अगर पैसे चाहिए तो बोल। रूपाली ने कहा, मैं इतनी आसानी से आपके बेटे को नहीं छोड़ने वाली। अब जो चाहे कर लीजिए। मैं जिस काम के लिए आई हूँ वह काम पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। इंदिरा जी का पारा यह बात सुनकर हाई हो गया और उन्होंने रूपाली के चेहरे पर तमाचे जड़ दिए। रात को जैसे ही मानव घर में आया तो इंदिरा जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर मानव को एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें रूपाली ने वही बात कही थी, लेकिन उसमें सिर्फ रूपाली की आवाज़ थी। जो इंदिरा जी ने कहा उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मानव को रूपाली की बात सुनकर जोर का झटका लगा और वह बेहद तिलमिलाता हुआ रूपाली के पास जा पहुंचा। रूपाली, मुझे पता चल गया तुम्हारी मेरी शादी की प्लानिंग की गई है। बोलो, तुम यह क्यों आई हो? तुम मेरा पैसा ही लेने आई हो ना? तब रूपाली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक जवाब था, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ी थी और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ पूरा दिन मेरे साथ क्या क्या करती हैं। मैं तुम तक वह सब नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए हम दोनों के बीच में नहीं पड़ो तो अच्छा है। मानव यह सब सुनकर शांत रह गया, क्योंकि उसे पता था कि रूपाली एक साधारण से घर की लड़की है और उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब भी रूपाली ने कुछ नहीं बताया। इंदिरा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मानव को कुछ भी बता क्यों नहीं रही है। एक दिन इंदिरा जी को पता चल गया कि रूपाली मानव के दोस्त की बहन है और मानव और रूपाली के बीच पति पत्नी जैसे संबंध नहीं हैं। अब तो इंदिरा जी को अपना रास्ता और भी आसान लगने लगा और वो रोज रूपाली को प्रताड़ित करने लगी। महेश्वर दयाल फैक्ट्री में चल रही बातों से परेशान था। दुनिया की नज़र में कुछ और था, लेकिन सारे गैर कानूनी काम रात को उसकी फैक्ट्री में होते थे। एक दिन इंदिरा जी सुबह को महेश्वर दयाल के साथ फैक्ट्री चली गईं। रूपाली ने कारण वो जा नहीं पा रही थी, लेकिन अब जाना जरूरी हो गया था। शाम को दोनों पति पत्नी वापस आए तो अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। मानव अपने कमरे में था। जैसे ही इंदिरा जी घर आई तो बिखरा सामान देखकर मानव से जाकर बोली, हमारे कमरे की अलमारी को किसने हाथ लगाया? सारा सामान बिखरा पड़ा है। मानव को कुछ पता नहीं था और रूपाली उस दिन अपने मायके गई हुई थी। मानव कुछ जवाब नहीं दे पाया। इंदिरा जी अपना सामान चेक करने लगी और कुछ फाइल गायब देखकर हैरान रह गई। हड़बड़ाई सी इंदिरा जी ने बाहर सोफे पर बैठे महेश्वर दयाल से जाकर कहा, हमारी फाइल्स गायब हैं। सारा सामान फैला पड़ा था। जाने किसने किया? मानो तो घर पर ही था और वो अनपढ़ मायके गई हुई है। महेश्वर दयाल भी जाकर सामान को देखने लगे। दोनों पति पत्नी घबरा गए थे। मानव ने आकर कहा, अरे ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा भी क्या खो गया? पैसे चोरी हुए क्या आपकी फेवरेट चीज? महेश्वर दयाल ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अपने माता पिता की परेशानी बढ़ाने में तुम्हें कितना मजा आता है। घर में रहते हुए तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि हमारे कमरे में कौन आया? मानव मुस्कुराकर बोला, कैसे पता चलेगा? आपके पैसे से घिन है मुझे, जो आप सालों पहले कर चुके हैं ना। कहते कहते मानव चुप हो गया और बात बदलकर आगे बोला, मैं रूपाली को लेने जा रहा हूँ। कहकर मानव चला गया। दोनों पति पत्नी घबराए हुए थे और इधर उधर फोन लगा रहे थे। मानव रूपाली को लेकर चला तो रूपाली ने रास्ते में कहा, मानव बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी मम्मी अजीब हैं। इनके साथ तुम बचपन से कैसे रहते आए हो? मानव ने हंसकर कहा, अरे मेरे तो पापा भी अजीब हैं। कहकर वो हंस दिया और कुछ देर दोनों हंसकर बात करते रहे और मानव बाइक चलाता रहा। मानव को रूपाली का साथ अच्छा लग रहा था और वो पहली बार उसके बारे में जान रहा था। मानव ने रूपाली से आइसक्रीम के लिए पूछा तो उसने मना नहीं किया। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था। उन्हें मुस्कुराते हुए घर में घुसते देखकर इंदिरा जी का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से से लाल पीली होकर बोली, शर्म हया बाकी है या नहीं? सास ससुर के सामने ये सब करते हुए। मानव को अपनी माँ पर गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे कमरे में चला गया।
और रूपाली भी चली गई। महेश्वर दयाल ने इंदिरा से कहा, अगर कागज नहीं मिले या किसी के हाथ लग गए तो क्या होगा? तो इंदिरा जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, इतने साल हो चुके, अब कोई वो कागजात लेकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों रात को खाना खाकर जैसे ही अपने कमरे में गए तो इंदिरा जी को उनके बेड के नीचे से कुछ नीले रंग का बाहर निकला नजर आया। ये तो वही फाइल है, कहकर उन्होंने खुशी से उस फाइल को बाहर खींच लिया। दोनों बैठकर फाइल देखने लगे, लेकिन उसमें कुछ कागज गायब थे। दोनों फटी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। इंदिरा जी ने फौरन नौकर को बुलाकर बेड के नीचे देखने को कहा, मगर वहां कुछ नहीं मिला। नौकर को वापस भेजकर वो कहने लगे, इसका मतलब किसी ने कागज निकाल कर फाइल यहाँ रख दी है। महेश्वर दयाल ने कहा, कोई तो है जो ये सब कर रहा है, मैं कल ही कैमरे चेक करवाऊंगा। तभी खिड़की पर कुछ आहट सी हुई, जिसे देखने के लिए बाहर भागी, मगर कोई नहीं था। वो तुरंत मानव के कमरे में गई, मगर दोनों सो रहे थे। सुबह उठते ही इंदिरा जी मानव के कमरे में गई, लेकिन मानव कॉलेज जा चुका था। लेकिन रूपाली वहां नहीं थी और घर में ढूंढने पर भी नहीं मिली। उन्होंने जल्दी से मानव को फ़ोन किया और कहा, देखा मानव बेटा, तेरी बीबी कहीं नज़र नहीं आ रही है, सब जगह देख लिया, मुझे लगता है कहीं भाग गई है, ज़रूर कुछ चुरा कर भी ले गई है। मानव उसी वक्त घर आ गया, लेकिन रूपाली नहीं मिली। इंदिरा जी ने नौकरों से कहा, जाकर चेक करो कि क्या क्या चोरी हुआ है। और इतने में इंदिरा जी ने अपनी अलमारी के कुछ पैसे भी गायब कर दिए, जिससे वो मानव के सामने रूपाली को चोर कह सके। नौकरों ने आकर कहा, चोरी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इंदिरा जी ने कहा, लेकिन मेरी अलमारी के पैसे गायब हुए हैं। मानव इसकी पुलिस रिपोर्ट कर दे बेटा, और जाने क्या ले गई होगी, तू जाकर अपनी अलमारी भी चेक कर ले। तभी सामने से रूपाली अंदर घुसी तो मानव चौंक कर बोला, अरे रूपाली, तुम कब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई थी? रूपाली ने कहा, मैं तो मंदिर गई थी, सब सो रहे थे और तुम भी नहीं थे तो बिना कहे चली गई। मानव ने अपनी माँ को घूर कर देखा और कहा, अब आपके पैसे किसने चुराए होंगे? इंदिरा जी रूपाली को सामने देखकर सकपका गई थी। उसे फंसाने की योजना बेकार हो गई थी। मानव वापस कॉलेज चला गया था और इंदिरा जी गुस्से से रूपाली को देख रही थी। मानव के जाते ही वो रूपाली पर बरस पड़ी, ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर, गरीब बनकर जबरदस्ती मेरे बेटे को फंसा लिया तूने। सब पता चल गया है मुझे कि तूने अपने भाई के साथ मिलकर मानव को जाल में फंसाया है। आज तुझे मैं बाहर का रास्ता दिखा कर रहूंगी। इंदिरा जी कहकर रूपाली का हाथ पकड़कर खींचने लगी। सारे नौकर खड़े देख रहे थे और रूपाली रोते हुए छोड़ने के लिए कह रही थी। बार बार इंदिरा जी उसके सामने अनपढ़ कह रही थी। वो रूपाली को खींचकर बाहर ले जा रही थी। महेश्वर दयाल हाथ बांधकर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। इंदिरा जी ने रूपाली को बाहर का धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया था। रूपाली बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रही, लेकिन इंदिरा जी ने दरवाजा नहीं खोला। शाम को मानव घर आया और रूपाली को ना पाकर पूछने लगा। इंदिरा जी ने कहा, तुम्हारी बीवी है, किसी को बताकर थोड़ी जाती है, हमें क्या पता कहाँ गई है। मानव उसे हर जगह ढूंढ रहा था और इंदिरा जी बार बार कह रही थी, अरे वो भाग गई होगी, जब उसकी यहाँ दाल नहीं गली तो भाग गई। सोचा होगा पैसा बटोरेगी, लेकिन वो तो उसको मिला नहीं, इसीलिए भाग गई और अब किसी और से शादी कर लेगी। मानव परेशान था। उसने उसके मायके भी फोन किया, लेकिन वहां भी नहीं गई थी। सब परेशान थे, लेकिन इंदिरा जी और महेश्वर दयाल खुश थे और कह रहे थे, अब ना ही आए तो अच्छा है, आई तो इल्जाम लगाकर पुलिस में दे देंगे, फिर हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन इंदिरा जी और महेश्वर दयाल फैक्ट्री चले गए थे और मानव परेशान रूपाली को तलाश रहा था। तभी उसे किसी का फोन आया और सामने से रूपाली की आवाज़ सुनकर वो बोला, कहाँ गई हो, कुछ बता तो देती। रूपाली ने कहा, मैं घर पर नहीं आऊँगी, तुम ही आ जाना। रूपाली ने कुछ देर में उसको आने के लिए कहकर फ़ोन काट दिया। मानव अब रूपाली के लिए चिंतित था तो जल्दी से पहुंच गया। ये एक सुनसान जगह थी। वहां एक कार आकर रुकी जिसे रूपाली चला रही थी। ये देखकर मानव हैरान रह गया। रूपाली ने उसे कार में बैठाया और लेकर चली गई। उधर महेश्वर दयाल उन कागजों को लेकर चिंता में अपने ऑफिस में बैठे थे और कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इंदिरा जी बार बार कह रही थी कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अरे इतने सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन महेश्वर दयाल को चैन नहीं आ रहा था।
तभी किसी ने आकर कहा, सादी वर्दी में पुलिस आई है, रेड पड़ी है। महेश्वर दयाल के होश उड़ गए और उन्होंने जल्दी से किसी को फ़ोन लगाकर कहा, मेरी कमिश्नर से बात करवाओ। किसकी हिम्मत हुई मेरी फैक्ट्री पर छापा पड़ने की? अरे उनका हिस्सा जाता है ना, तो फिर अब क्या चाहिए? तभी किसी ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और ऑफिस का दरवाज़ा खटाक की जोरदार आवाज़ से खुल गया। सामने सादी वर्दी पहने लोग आकर खड़े हो गए। सबके हाथ में रिवॉल्वर थी जो उन्होंने महेश्वर दयाल और इंदिरा जी पर तान दी थी। महेश्वर दयाल ने कहा, कौन हो तुम लोग? तो एक ने कहा, सीबीआई। महेश्वर दयाल ने कहा, मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम्हें थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। सामने सादी वर्दी में खड़े आदमियों ने कहा, हम लोग सीबीआई से हैं, कोई पुलिस नहीं जिसे तुम अपनी जेब में रख सको। यह सुनते ही महेश्वर दयाल झटके से उठ खड़े हुए। उनकी पत्नी ने कहा, बोलो कितना पैसा चाहिए, चुटकियों में हाजिर कर दूंगी। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, अच्छा पैसे का रौब, रुको पहले इनसे मिलो। यह कहकर सभी ऑफिसर दाएं बाएं खड़े हो गए और बीच में रास्ता छोड़ दिया। और तभी दरवाजे से ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक लेडी ऑफिसर अंदर आई और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। इसे देखकर पति पत्नी के होश उड़ गए। मिसेज इंदिरा ने कहा, तुम यहाँ कैसे? तब बाकी ऑफिसर ने कहा, यह डीएसपी संजना मेहरा है। वह कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी। डीएसपी संजना मेहरा ने इंदिरा जी से कहा, तुम्हारी काली करतूतों का एक एक सबूत मेरे पास है। और यह कहकर उसने महेश्वर दयाल का कॉलर पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि रूपाली संजना कैसे हो गई। इंदिरा जी पति को घसीटते देखकर जोर से चिल्लाई, धोखेबाज औरत, मेरे घर में मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाकर घुस गई। यह कहकर वह संजना को थप्पड़ मारने चली ही थी कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये उनके बेटे मानव का हाथ था। वो बेटे को देखकर हैरान रह गईं। मानव ने कहा, धोखेबाज ये नहीं बल्कि आप दोनों हैं। इतने साल पहले खुद मुंशी थे पापा और इन्होंने अपने ही मालिक की जायदाद को धोखे से हड़प लिया। मुझे याद है जब आप मुझे एक बार यह लेकर आई थी, तब मैंने अपनी आंखों से पापा को अपने मालिक को बॉयलर में डालते देखा था। मैं डर कर चुप हो गया, लेकिन इस दौलत से मुझे घिन आने लगी। ये रूपाली नहीं संजना है जो आप लोगों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसका भाई मेरा दोस्त था। आपके ज़बरदस्ती के रिश्ते से बचने के लिए मैंने इससे शादी कर ली और इसने घर में ही रहकर सबूत इकट्ठा किए। इंदिरा जी गुर्रा कर बोली, तो ये बहू बनकर मेरे घर में घुसी, इसकी नौकरी नहीं बचेगी अब। इंदिरा जी किसी को फ़ोन लगाने लगी थी, लेकिन इनका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। तब संजना ने कहा, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, रहने दीजिए। एक सच ये भी है कि आपका बेटा भी मेरे डीएसपी होने के बारे में नहीं जानता था। मानव को भी आज ही पता चला है। आपके खिलाफ इतने सबूत हैं मेरे पास कि फांसी आराम से हो जाएगी। कहकर उसने अपनी टीम से महेश्वर दयाल को हथकड़ी लगाकर जीप में डालने को कहा और इंदिरा जी का हाथ पकड़कर खुद ही घसीटते हुए ले गई। मानव हाथ बांधे खड़े देखता रहा। वो मुस्कुरा रहा था कि जिसे वो कम पढ़ी लिखी समझ रहा था, वो इतने ऊंचे ओहदे पर थी और बचपन से जिस सच के साथ वो रहता आया था वो आज सामने से आ गया था। सबको अपने रौब के नीचे रखने वाला महेश्वर दयाल आज सीबीआई के सामने बिलख रहा था और उसे पकड़ने वाली उसकी अपनी ही बहू थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।